आज की वीडियो में शुरू करते हैं अपन एक्सरसाइज 4.2। देखिए 4.2 का पहला क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है हमें सारणिक, एक सारणिक दे रखा है, द्वितीय कोटि का एक सारणिक दिया हुआ है। इस सारणिक का मान ज्ञात करना है, जिसका पहला स्तंभ है cos 80 डिग्री sin 80 डिग्री, दूसरा स्तंभ है माइनस cos 10 डिग्री sin 10 डिग्री का मान ज्ञात करना है। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो मैंने 4.1 एक्सरसाइज में पढ़ाए हैं। ठीक है, 4.1 में द्वितीय कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करना है, तो प्रसरण करके मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इस सारणिक को लिख लिया है cos 80 डिग्री, ठीक, sin 80 डिग्री, माइनस cos 10 डिग्री और sin 10 डिग्री। अब इस सारणी का प्रसरण करना है, तो द्वितीय कोटि की सारणी का प्रसरण कैसे करते हैं? पहले इन दोनों का गुणा, फिर माइनस का चिन्ह लगा के इन दोनों का गुणा। तो पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो इसको लिख दिया मैंने sin 10 डिग्री cos 80 डिग्री गुणनफल को, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं और इन दोनों का गुणा करना है। तो इन दोनों का भी जो गुणनफल आएगा वो भी माइनस में आएगा, तो माइनस से माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक, cos 10 डिग्री और sin 80 डिग्री। यहां देखें कि मैं 10 डिग्री को तो a पढ़ूं और 80 डिग्री को b पढ़ूं। 10 डिग्री को तो a और 80 डिग्री को b, तो यहां होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी sin a प्लस b का सूत्र बनता है। तो sin a प्लस b, यानी a का मान तो 10 डिग्री प्लस b का मान है यहाँ 80 डिग्री, तो sin a प्लस b से लिख दिया हमने फॉर्मूले से। ठीक, ये हो जाएगा sin 10 डिग्री और 80 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है आंसर। तो इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको 4.1 में भी पढ़ाए हैं, और भी हैं इस तरीके के, वो आप खुद कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक सारणिक दिया हुआ है डेल्टा इक्वल टू, एक सारणिक दे रखा है, वो लिख देता हूं, जिसका पहला स्तंभ है 1 4 1 4 1, दूसरा स्तंभ है 2 5 2 2 5 2, तीसरा स्तंभ है 3 6 4 3 6 4। हो तो एक सारणिक दिया हुआ है, इस सारणिक को लिख रहा हूं मैं यहाँ -2 -8 -2, यहां दिया हुआ है -4 -10 -10 -4, दूसरा स्तंभ दे रखा है इसका -4 -10 -4, तीसरा स्तंभ है -6 -12 और -8। ये दिया हुआ है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये डेल्टा के बराबर दे रखा है, तब हमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना है, यानी इसकी सहायता से ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए इस सारणिक का मान डेल्टा दिया हुआ है, हमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना है, तो ज्ञात करेंगे अपन। तो सारणिक को लिख लेते हैं अपन, इसका मान ज्ञात करना है। तो सारणिक को लिख लिया हमने -2 -8 -2 -4 -10 -4 -6 -12 -8। अब यहां देखिए इस सारणिक की पहली पंक्ति में से मैं -2 कॉमन ले रहा हूं, यानी सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। इस सारणिक को मैं इस सारणिक की फॉर्म में लेके आऊंगा, क्योंकि हमें इस सारणिक का मान दे रखा है डेल्टा, यानी इस सारणिक का मान दिया हुआ है डेल्टा, हमें इस सारणिक का मान निकालना है। तो इस सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए इस सारणिक को इस सारणिक की फॉर्म में लेके आना है, यानी इसके रूप में लेके आना है, इस सारणिक के रूप में। ठीक, तो इस सारणिक के रूप में लाने के लिए क्या करना है? पहली पंक्ति में से मैं यदि -2 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां आ जाएगा 1 2 और 3। ठीक, तो पहली पंक्ति से -2 कॉमन ले रहे हैं, ध्यान रखें। दूसरी पंक्ति से भी -2 को कॉमन लेंगे और तीसरी पंक्ति से भी अपन -2 को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं R1 R2 व R3 में से क्रमशः -2 -2 -2 ओवेनिस्ट लेने पर
ओबेनिस्ट लेने पर। देखिए मैंने सारणिक के गुणधर्म जो पढ़ाया उनमें बताया है, यानी सारणिक में किसी शून्येतर संख्या का यदि गुणा करना है तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुणा करेंगे, और यदि कॉमन लेना है तो सारणी के प्रत्येक अवयव में से कॉमन नहीं लेंगे, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में से कॉमन लेंगे। यहाँ R1 में से कॉमन लिया -2 को, इसी तरीके से R2 में से कॉमन लिया है -2 को, और R3 में से भी कॉमन लिया है मैंने -2 को ओबेनिस्ट लेने पर। तो ऐसा करेंगे, ठीक। तो -2 को कॉमन ले रहा हूं, देखो यहाँ R1 में से -2 को कॉमन लिया है तो मैं R1 को लिखूंगा यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2 और यहाँ आएगा 3। अब मैंने R2 में से भी -2 को कॉमन लिया है तो R2 में से भी -2 को कॉमन निकाल दिया मैंने, तो यहाँ बचेगा यहाँ 4, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 6। अब R3 में से भी -2 को कॉमन लिया है तो R3 में से -2 को बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 4। इस तरीके से इतना ध्यान रखना है कि सारणिक में अपन किसी भी कांस्टेंट राशि का गुणा करेंगे तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुणा करते हैं, क्योंकि सारणिक का गुणधर्म है, पढ़ाया है मैंने थ्योरी में आपको। यहाँ देखिए किसी एक पंक्ति में ही तो गुणा करना है और किसी एक पंक्ति से ही कॉमन लेना है, तो मैंने -2 को पहली पंक्ति से कॉमन लिया, अब दूसरी पंक्ति से भी -2 को कॉमन लिया और तीसरी पंक्ति से भी -2 को कॉमन लिया है, तो ये इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ इनका गुणा करेंगे, -2 इंटू -2 यानी -8 आएगा, ठीक। और ये जो मान है ये बराबर है, इस मान को दे रखा है हमें कि ये जो सारणिक आया है ये सारणिक बराबर है डेल्टा के, तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा, यानी इसके स्थान पर लिख दिया हमने डेल्टा। यानी यदि इस सारणी का मान डेल्टा है तो इस सारणी का मान प्राप्त होगा -8 डेल्टा, आंसर इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सारणी दिया हुआ है हमें, अगला क्वेश्चन है सारणी, इसका पहला स्तंभ लिख रहा हूं, पहला स्तंभ 13, 14, 15, दूसरा स्तंभ दे रखा है इसका 16, 17, 18, तीसरा स्तंभ है इसका 19, 20, 21 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सारणी दिया हुआ है, इस सारणी का मान ज्ञात करना है, तो यहां देखिए इस सारणी का मान अपन प्रश्न करके ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 में बताया है, ठीक। ये जो तृतीय कोटि का सारणिक और तृतीय कोटि के सारणिक का मान अपन 6 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, 6 प्रकार से। पहले तो R1 के अंदिश प्रसरण करके, R2 के अंदिश भी कर सकते हैं, R3 के अंदिश, स्तंभों के अंदिश भी प्रसरण कर सकते हैं, C1, C2, C3, ये 6 तरीके बताए मैंने आपको। तो किसी के भी या तो किसी भी पंक्ति के अंदिश प्रसरण कर देना या किसी भी स्तंभ के अंदिश प्रसरण करके इस सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मैं इसको अलग तरीके से बताऊंगा, जैसे अपन प्रसरण करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन आएगी, सरल आएगी, कठिन आएगी, सरल नहीं आएगी, ठीक। प्रसरण करेंगे तब, क्योंकि हम R1 के अवयवों को कांस्टेंट रखेंगे, जैसे प्रसरण करें अपन R1 के अंदिश तो 13 को कांस्टेंट रखा, ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, 17, 18, 20, 21 ये आएगा, फिर 16 को कांस्टेंट रखेंगे जहां इसका अवयव आएगा, माइनस चिन्ह आएगा यहाँ, क्योंकि अवयव है A1 to I प्लस जो विषम होता है, 16 को कांस्टेंट रखेंगे, ये वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, यानी आएगा 14, 15, 20, 21 इस तरीके से, प्लस यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, 19 को कांस्टेंट रखेंगे, ये वाले पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, 14, 15, 17, 18। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जब इस तरीके से प्रसरण करके इसका मान निकालें तो यहाँ देखिए द्वितीय कोटि का है, 17 का गुणा 21 से करना पड़ेगा, फिर माइनस करेंगे 18 का गुणा 20 से, इसका जो मान आएगा उसका गुणा 13 से करेंगे, तो ये जो कैलकुलेशन आती है वो थोड़ी सी कठिन आती है, टफ आती है, ठीक। तो मैं इसको सारणी के गुणधर्मों से करूंगा, और सारणी के गुणधर्म से जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसका मान बहुत जल्दी आ जाएगा, कठिनाई नहीं होगी, ठीक। देखिए एक तरीका तो ऐसे मैंने बता ही दिया है कि ऐसे तो निकाल ही सकते हैं अपन, प्रसरण करके तो प्रत्येक सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं, बट मैं ये कह रहा हूं कि सारणी का मान यदि गुणधर्मों की सहायता से ज्ञात करें
तो इस सारणिक का मान सरलता से आ जाएगा। ठीक, जैसे कि प्रश्न से तो थोड़ा कैलकुलेशन कठिन सी लग रही है, ठीक है, क्योंकि इसका गुणा इसमें करेंगे 17 का गुणा 21 से, फिर माइनस करेंगे 20 का गुणा 18 से, फिर ये जो कैलकुलेट करेंगे उसका गुणा 13 से होगा। इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कठिन आता है, तो मैं इसको सारणी के गुणधर्मों से करूंगा। अब सारणी के गुणधर्म से देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए आपको मैंने जो गुणधर्म पढ़ाए वो 9 प्रॉपर्टी पढ़ाई है सारणी की, वो 9 प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए अच्छे से। इनमें से 3 प्रॉपर्टी मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, वो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, क्योंकि अधिकतर जो सवाल होते हैं उन्हीं प्रॉपर्टियों से होता है, ठीक है। वो मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ। इसकी 3 प्रॉपर्टी हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अधिकांश के सवाल उन्हीं से होंगे, तो वो प्रॉपर्टी मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक। याद रहे, आपको सारी प्रॉपर्टी याद करनी है, सारी प्रॉपर्टी आनी चाहिए, क्योंकि सवाल तभी होंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको एक तो ये बताया था कि किसी भी सारणी के किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में बदलें, Ri टेंड्स टू Rj या Ci टेंड्स टू Cj, यानी कोई भी सारणी है उस सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों को आपस में बदल दें, Ri को Rj में और Rj को Ri में, या Ci को Cj में या Cj को Ci में चेंज कर दें, तो ऐसा करने से सारणी का चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है, सारणी का चिन्ह बदल जाता है, सारणी का चिन्ह बदल जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, अगली प्रॉपर्टी देखिए कि यदि अपन किसी सारणी की किसी एक पंक्ति को या एक स्तंभ को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करें, या Ci टेंड्स टू लैम्डा Ci, जैसे किसी पंक्ति को, जैसे Ri को मैं शून्येतर संख्या लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूं, या किसी स्तंभ में जैसे पंक्ति पे संक्रिया लगा रहे हैं उस तरीके से अपन स्तंभ पे भी संक्रिया लगा सकते हैं, या किसी स्तंभ को अपन किसी शून्येतर संख्या से लैम्डा से गुणा कर दें, तो उस सारणी का मान उस सारणी का मान लैम्डा से गुणित हो जाता है, लैम्डा से गुणित हो जाता है, ठीक। ये प्रॉपर्टी, यानी अपन ऐसा यदि करें, यानी इस तरीके की संक्रिया लगाएं ऐसे, तो जो सारणी का मान है ना वो लैम्डा से गुणित हो जाएगा, ठीक। इस तरीके की संक्रिया लगाएं तो सारणी का चिन्ह बदल जाएगा, यानी जिससे सारणी प्लस में है तो वो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और है जिसका अधिकांशतः यूज होता है, नेक्स्ट ये पढ़ाई है मैंने आपको कि Ri टेंड्स टू Ri प्लस माइनस लैम्डा Ri, या Ci टेंड्स टू Ci प्लस माइनस लैम्डा, सॉरी यहाँ Ri नहीं होता Rj होता है, ठीक, Ci टेंड्स टू प्लस माइनस लैम्डा Cj, यानी किसी सारणी पर इन संक्रियाओं का प्रयोग करें, यानी ऐसे, मतलब इस तरीके से करें, यानी किसी सारणी की पंक्ति में अन्य किसी पंक्ति को शून्येतर संख्या से गुणा करके इसको Ri में जोड़ें या घटाएं, तो सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे स्तंभ पे भी करें, यानी कोई स्तंभ पे संक्रिया लगाएं Ci पर, यानी Ci में अन्य किसी स्तंभ को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके Ci में जोड़ दें या घटा दें, तो इससे भी सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। एक चीज ध्यान दें आप कि यहाँ जो चैप्टर 4 है अपना डिटर्मिनेंट सारणी, इससे राजस्थान बोर्ड में 3 अंक आए, ये 3 अंक का, और एक ही प्रश्न आता है, प्रश्न भी एक ही आएगा, यानी 3 नंबर का एक प्रश्न आता है, और वो प्रश्न जो आएगा वो सारणी के गुणधर्मों की सहायता से ही सारणी को हल करना है, ठीक, यानी प्रॉपर्टी पर आधारित आएगा, यानी जो सारणी, जैसे ये कोई सारणी दे रखा है, सारणी का मान ज्ञात करना है, तो इसका मतलब है सारणी के गुणधर्म की सहायता से ही करना है, यानी 3 नंबर वाला जो सारणी का प्रश्न आता है वो सारणी के गुणधर्म का ही क्वेश्चन होता है। तो ध्यान रखें, आपको मैंने जो 9 प्रॉपर्टी पढ़ाई है वो प्रत्येक बच्चे को याद होनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अपन जो सवाल पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 है, विविध भी है,
तो जो सवाल है वो सारणी के गुणधर्मों की सहायता से ही हल करेंगे, ठीक। और वो हल तभी होंगे जब अपने को पहले से गुणधर्म आएंगे, ठीक। मैं बता रहा था आपको कि ऐसे गुणधर्म जिनका अधिकांशतः ज्यादा प्रयोग होता है सवालों में, वो ये 3 गुणधर्म है, ठीक। 1 2 3, तो ये 3 प्रॉपर्टी अच्छे से आनी चाहिए। मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट करवा दिए, एक बार थोड़ा सा और बता देता हूं, ठीक। यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियों को आपस में बदलें या 2 स्तंभों को, तो सारणी का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि यदि अपन किसी भी सारणी की किसी भी पंक्ति में या स्तंभ में किसी शून्येतर संख्या लैम्डा से गुणा करें तो सारणी का मान लैम्डा से गुणित हो जाएगा, लैम्डा से गुणित हो जाएगा, यानी लैम्डा से गुणा करना है। यानी अपन सारणी पर देखिए इस तरीके की संक्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं, ये संक्रिया लगा रहे या ये लगा रहे तो सारणी का चिन्ह बदलना है। इस तरीके की संक्रिया लगा रहे यानी किसी भी पंक्ति या स्तंभ में शून्येतर संख्या लैम्डा से गुणा कर रहे तो उस सारणी का मान लैम्डा से गुणित हो जाएगा। इस तरीके की संक्रिया लगा रहे यानी किसी पंक्ति में अन्य किसी पंक्ति को लैम्डा से गुणा करके जोड़ें या घटाएं, या इसी स्तंभ पे किसी भी स्तंभ में अन्य किसी स्तंभ को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके CI में जोड़ें या घटाएं, तो इससे सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, यानी जो सारणी का मान दे रखा है वही होता है। यहां देखें ये सारणी दे रखा है, सारणी का मान ज्ञात करना है, गुणधर्मों की सहायता से ज्ञात करेंगे। देखिए सरल हो जाएगा गुणधर्मों की सहायता से। इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन तो इस सारणी को मैंने डेल्टा मान लिया है, ठीक है। इस सारणी को डेल्टा मान लिया तो सारणी का मान निकालेंगे, अर्थात डेल्टा का मान ज्ञात करना है। ये लिख लेता हूं एक बार, 13 14 15 पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ है 16 17 18, तीसरा है 19 20 21, ठीक है। इस सारणी का मान ज्ञात। यहां देखिए कि मैं सारणी पर इस तरीके की संक्रिया लगा रहा हूं, यहां संक्रिया लगा रहा हूं, बता दूंगा क्यों लगा रहा हूं और किस वजह से लगा रहा हूं और यही संक्रिया क्यों लगा रहा हूं, यानी ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। संक्रिया मतलब प्रॉपर्टी है, संक्रिया ये लगा रहा हूं कि मैं R1 में से R2 को घटा रहा हूं, R1 माइनस, यानी R1 पे संक्रिया लगा रहे हैं और R1 माइनस R2 ये लगा रहे हैं। यहां देखें ये वाली जो संक्रिया लगाई है मैंने, यानी R1 में से R2 को घटा रहे हैं, ये वाली जो संक्रिया है ध्यान देना, ये वाली जो संक्रिया है वो ये वाली संक्रिया है Ri टेंड्स टू Ri माइनस लैम्डा Ri। यानी मैंने यहां क्या किया है, लैम्डा का जो मान है वो 1 लिया है, यानी R2 को 1 से मल्टीप्लाई किया है। तुलना करके देखें आप, ठीक। Ri यानी कोई पंक्ति लिया मैंने R1, अब क्या किया है मैंने, I का मान 1 लिया है मैंने, J का मान सॉरी J RJ, ये वाली संक्रिया लगाई है जो मैंने अभी पढ़ाई थी आपको, यानी Ri पर संक्रिया लगा रहा हूं टेंड्स टू, कौन सी लगा रहा हूं तो ये है Ri, ये तो ये बता रहा है कि जो संक्रिया लगी हुई है वो Ri पर लगी हुई है, और ये बता रहा है कि ये संक्रिया लगी हुई है, यानी Ri में Rj को पहले लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है और इसको Ri में से घटा दिया है इस तरीके से। और ऐसा करने से सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो सारणी का मान आएगा ना उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। या स्तंभ पे भी संक्रिया लग सकती है, स्तंभ पे भी लगा सकते हैं, Ci टेंड्स टू Ci माइनस प्लस माइनस ले सकते हैं कुछ भी, प्लस माइनस लैम्डा Cj, यानी इन संक्रियाओं का जब प्रयोग करते हैं तो सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली जो संक्रिया लगाई है मैंने वो ये लगाई है, तुलना करके देखें, I का मतलब 1 लिया है, J का मतलब मैंने 2 लिया है, लैम्डा का मान 1 है, यानी मैंने क्या किया है R1 पे संक्रिया लगाई है, कौन सी लगाई है कि R2 को 1 से मल्टीप्लाई किया है मैंने 1 से, और 1 का गुणा R2 में करेंगे तो R2 ही आएगा, और R1 में से R2 को घटा दिया, ठीक है, ये किया। तथा एक साथ 2 संक्रिया लगाई है मैंने, एक और लगाई है कि R2 पे भी संक्रिया लगा दिया मैंने एक साथ। R2 पे संक्रिया क्या लगा रहा हूं कि R2 में से R3 को घटा रहा हूं, जैसे मैंने यहां लगाई। ऐसा करने से क्या होगा, अब आप पूछेंगे कि सर यही संक्रिया क्यों लगा रहे हैं, तो देखिए ऐसा करने से क्या होगा कि इसका प्रसरण जल्दी से हो जाएगा, यहां देखें लगाने पर, ठीक। एक चीज और, कहीं आप ऐसा सोच रहे हो
कि अपन ये जो संक्रिया है, जैसे मैंने R1 पे लगा दी, R2 पे लगा दी, अपन R3 पे भी लगा दें, तो ये संभव नहीं है। किसी सारणिक पर अपन दो से अधिक संक्रियाओं का प्रयोग नहीं करें। यानी जैसे अपन R3 पे संक्रिया लगाएं, सोचें आप एक बार, ठीक। तो देखिए यहाँ R1 के अवयव प्रेजेंट की स्थिति में बिना संक्रिया के R1 के अवयव हैं 13, 16, 19 बिना संक्रिया। अब मैं ये संक्रिया लगा दूंगा तो सोचिए R1 के अवयव बदल जाएंगे। यानी यहां देखें, यानी ये संक्रिया लगा रहा हूं और इस संक्रिया से सारणिक के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मैंने आपको पढ़ाया है। यानी इस संक्रिया का प्रयोग करें Ri टेंड्स टू Ri प्लस माइनस लैम्डा Rj, तो इससे सारणिक के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यही संक्रिया लगाई है मैंने, तो सारणिक के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये संक्रिया लगाने से। डेल्टा था पहले, अभी भी डेल्टा ही आएगा, तो इसको डेल्टा ही लिखा है मैंने, ठीक। R1 में से R2 घटा रहा हूं, संगत अवयव घटाएंगे। 13 में से 14 जाएगा तो -1, 16 में से 17 जाएगा तो -1 और 19 में से 20 जाएगा तो -1, ठीक है। ये संक्रिया लगाने के बाद ध्यान देना, ठीक, ये नहीं लगा रहा हूं अभी, बाद में बताऊंगा, ये थोड़ा समझ लें। R1 पे संक्रिया लगाइए, केवल ये वाली बता रहा हूं पहले, ध्यान देना, ये वाली लगा दी मैंने। तो यहां जो अवयव आएंगे R1 के अवयव तो ये होंगे अब संक्रिया लगाने के बाद, और R2 के ज्यों के त्यों लिख देंगे, यानी 14, 17, 20, 15, 18, 21 इस तरीके से, ठीक। अब यहां देखिए कि ये संक्रिया लगा दी मैंने। अब मैंने R2 पे संक्रिया लगा रहा हूं ये वाली। अब देखें इसको, R2 पे संक्रिया लगा रहा हूं, ये तो R1 पे लगाई, R2 पे संक्रिया लगा रहा हूं मैं यहाँ R2 पे, इधर लिख देता हूं, बाद में बता दूंगा एक साथ, ठीक। R2 पे संक्रिया लगा रहा हूं कि R2 माइनस R3 लगाने पर। अब जब R2 माइनस R3 करेंगे तो इसके अवयव जो हैं, R1 को तो ज्यों का त्यों लिखेंगे क्योंकि संक्रिया जो लगाई है वो केवल R2 पे लगाई है, -1 -1 -1, R2 माइनस R3 करेंगे तो R2 में से R3 घटाएंगे तो -1 आएगा, 14 में से 15 जाएगा तो यहाँ भी -1 आएगा और यहाँ भी -1 आएगा, 17 में से 18 जाएगा -1, 20 में से 21 जाएगा -1, बाकी का ज्यों का त्यों लिख देंगे 15, 18 और 21। अब मैं ये कह रहा था कि R1 पे संक्रिया लगा दी, R2 पे लगा दी। अब मैं इन दोनों संक्रियाओं को एक साथ लगा सकता हूँ, एक साथ, जैसे कि यही बताऊंगा मैं आपको, ये तो अलग अलग है। यानी ये दो संक्रिया लगाने के बाद इस सारणिक का जो मान है वो इस तरीके से प्राप्त होगा, ऐसा सारणिक आएगा ये संक्रिया लगाने के बाद। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें मैंने अलग अलग लगाई, सवाल कुछ ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं तो स्टेप बढ़ जाएंगे। यानी ये संक्रिया लगाई तो ये स्टेप आ गया, अब ये संक्रिया लगाई तो ये स्टेप आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों संक्रियाओं को एक साथ यहीं लगा देता तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सवाल थोड़ा सा छोटा हो जाता, ठीक है। तो मैं एक साथ लगा के दिखाऊंगा, ध्यान देना, यही सारणिक आएगा एक साथ लगाने से। ये अब अलग अलग बताई है मैंने, अब एक साथ लगा के दिखा रहा हूं, ध्यान देना। R1 पे संक्रिया लगा रहे हैं, R1 माइनस R2 व R2 पे भी लगा रहे हैं, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3 लगाने पर, ठीक है। डेल्टा इक्वल टू R1 माइनस R2 करेंगे तो इसके अवयव आएंगे, 13 में से 14 जाएगा तो -1। ध्यान रखना ये संक्रिया, इस संक्रिया का प्रयोग करते हैं तो सारणिक के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पहले डेल्टा था, अभी भी डेल्टा ही लिखा है मैंने, ध्यान देना, डेल्टा, ठीक है। सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस तरीके की संक्रियाओं का प्रयोग करने से। 13 माइनस 14 करें -1, 16 में से 17 को घटाएंगे तो -1, 19 में से 20 को घटाएंगे तो -1। अब R2 पे भी लगा दिए साथ में, R2 पे लगा रहे हैं R2 माइनस R3 तो R3 घटाएंगे, 14 में से 15 को घटाएंगे तो -1, 17 में से 18 को घटाएंगे -1, 20 में से 21 को घटाएंगे -1। R3 को ज्यों का त्यों लिखेंगे 15, 18, 21, क्योंकि R3 पर हमने कोई संक्रिया नहीं लगाई है। और अब मैं ये कह रहा था कि एक साथ अलग अलग तो लगा देना, जैसे कि अलग अलग एक साथ अपन तीन संक्रियाओं का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि R1 पे भी लगा दी, R2 पे भी लगा दी और R3 पे भी लगा रहे हैं। मान लो R3 माइनस R1 कर रहे हैं तो ऐसा करने से सवाल गलत हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि R3 के अवयव ये हैं, चलो ठीक है, बट R1 के अवयव चेंज हो गए। अब R1 के अवयव 13, अब ऐसे कहीं लगाएं कि R3 में से R1 घटा रहे हैं, 15 माइनस 13 कर रहे हैं, यानी 2 लिख रहे हैं यहाँ, 2 यहाँ लिख रहे हैं, 18 माइनस 16 यानी 2 लिख रहे हैं, यहाँ 21 माइनस 19 यानी यहाँ भी 2 लिख रहे हैं। तो ऐसा गलत है, क्योंकि R1 के अवयव अब 13, 16, 19 नहीं है। ये संक्रिया लगाई तो R1 के अवयव अब 13, 16, 19 नहीं रहे, इसके अवयव हो गए -1, -1, -1। ये संक्रिया लगा दी, इसका मतलब है R2 के अवयव चेंज हो गए। R2 के अवयव 14, 17, 20 नहीं रहे, ये अवयव हो गए -1, -1, -1। अब R3 पे लगाएं अपन, तो ध्यान रखना R3 पे अगली पे लगा सकते हैं, जैसे यहां लगाना चाहें तो R3 पे संक्रिया यहां लगा सकते हैं, यहां नहीं लगाएंगे। यहां लगाएंगे तो आप अवयव R1 के R2 के ये पढ़ेंगे, ठीक है, जबकि ये अवयव तो इन संक्रियाओं के से चेंज हो गए, यानी R1 पे ये संक्रिया लगा दी, इसका मतलब अब इसका यूज नहीं करना है, R1 के अवयव चेंज हो गए। यहाँ देखें R1 पे संक्रिया लगाई, R1 माइनस R2, तो R1 के अवयव चेंज हो गए, मैंने R1 का यहाँ कहीं भी प्रयोग नहीं किया है। और यदि मैं मान के चलो R2 माइनस R1 लगाता तो R1 के अवयव 13, 16, 19 नहीं लेता, उसके बाद में लेते अपन -1, -1, -1। अपने को इतना ध्यान रखना है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि जब संक्रिया लगाएं तो एक साथ 2 लगानी है, अलग अलग तो कितनी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए, 10 तक लगाइए। और ऐसे सवाल है जिनमें बहुत सारी संक्रिया लगेंगी, बट एक साथ जैसे मैंने यहाँ लगाया, एक ही स्टेप में आपको 2 संक्रियाओं का ही प्रयोग करना है, 3 का प्रयोग नहीं करना है यहाँ, ठीक। इस तरीके की जो संक्रिया उसका प्रयोग नहीं करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ है, तो देखिए R1 पे संक्रिया लगा दी तो R1 के अवयव चेंज हो गए। अब इस R1 का अगली संक्रिया में प्रयोग नहीं करूंगा मैं कहीं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने R3 लिया है, R2 पे जो संक्रिया लगाई R1 नहीं लिया है, क्योंकि R1 लेता तो सवाल ये मिस्टेक हो जाती। आप कर देंगे, ठीक, हम तो लगा भी देंगे, आप कर देंगे, क्योंकि R1 के अवयव आप यही पढ़ेंगे 13, 16, 19, जबकि 13, 16, 19 तो है ही नहीं, क्योंकि ये संक्रिया लग गई। R1 के अवयव रहेंगे फिर -1, -1। तो यहाँ देखिए मैं ये कह रहा था, इतना ध्यान रखना है कि जब आप इस तरीके की संक्रिया का प्रयोग करें ना, ये वाली Ri ± लैम्डा Rj या Ci टेंड्स टू Ci ± लैम्डा Cj, इस तरीके की जो संक्रिया है, तो एक ही स्टेप में आप 2 ही संक्रियाओं का प्रयोग करना, तीसरी संक्रिया का प्रयोग मत करना। इस तरीके की संक्रिया, ठीक है, जैसे मैंने R1 पे लगा दिया, R2 पे लगा दिया, अब R3 पे नहीं लगाएंगे। R3 पे यदि लगाना है तो पहले स्टेप लिखेंगे, जिससे कि आपको अवयव पता रहे कि R1 कौन सा है, R2 कौन सा है, R3 कौन सा है। इस अगले स्टेप में लगा सकते हैं आप, तीसरी कोई भी लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो संक्रिया है वो 2 बार ही प्रयोग करना एक साथ, एक ही स्टेप में, तीसरी बार मत करना। तो यहाँ देखिए इस तरीके की संक्रिया लगा के ये मान आ गया। अब यहाँ देखिए कि इस सारणी की 2 पंक्ति समान है, यानी चूंकि R1 बराबर R2, R1 और R2 सेम है, संगत अवयव देखो, यहाँ -1, यहाँ भी -1, -1, -1, -1, यानी R1 बराबर R2। और अपन जानते हैं कि सारणी का गुणधर्म कहता है, यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियां समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। तो डेल्टा इक्वल टू, इस सारणी का मान 2 पंक्ति समान है, तो इस सारणी का मान कितना आ जाएगा, 0। कितना सरल है ये। अब यहाँ देखिए, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने यही संक्रियाओं का प्रयोग क्यों किया है, इस तरीके की संक्रिया क्यों लगाई है, कोई और क्यों इस संक्रिया क्यों नहीं लगाई। तो देखिए इसका एक प्रोसेस ये है कि सारणी का मान ज्ञात करना है। ये 2 संक्रिया लगाने से सारणी की 2 पंक्ति समान हो गई हैं, R1 और R2। और जब 2 पंक्ति समान हो गई तो अपन जानते हैं कि गुणधर्म पढ़े हमने कि सारणी की कोई भी 2 पंक्तियां 2 स्तंभ समान होते हैं तो सारणी का मान 0 हो जाता है। तो ऐसा करने से इसकी 2 पंक्तियां समान हो गई, तभी मैंने इन संक्रियाओं का प्रयोग किया, ठीक। तो 2 पंक्ति समान हो गए, 2 पंक्ति समान होते ही इस सारणी का मान 0 हो गया, ठीक है। तो इस सवाल को अपन इस तरीके से हल